हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अश्वनी मैथ एंड साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये मालूम हुआ होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, कब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, कब नहीं होता है, क्या सीक्वेंस होता है, क्या सीरीज़ होता है, ये आपने हमारे पहले वीडियो में जाकर के देखा होगा। आज के वीडियो में हम आपको उसके आगे का पार्ट पढ़ाएंगे जिसको कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगला टर्म, उसके अगला टर्म, उसके और बाद का टर्म पता करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के आगे का हिस्सा है कि किसी एपी का nth टर्म क्या होगा, जहां n कोई भी संख्या हो सकती है, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, 10वां, 20वां, कोई भी टर्म निकालने का जो तरीका है वो हम लोग आज सीखेंगे इसमें, और इसका जो फॉर्मूला है आज उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, लिखा हुआ है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म का मतलब है कि nवां टर्म कैसे निकाला जाए, किसी भी एपी का nवां टर्म हम कैसे पता करेंगे। इस बात को हम बहुत ही डिटेल में समझाएंगे, कॉन्सेप्ट को बहुत धीरे से समझाएंगे, आराम से समझाएंगे, समझ लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको बुक में आपकी मिल जाएगा, बट इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। हम आपको कुछ बेसिक सी बात समझाते हैं। हमने यहाँ एक एपी बनाई और एपी थी 7, 10, 13, उसके बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 22 और उसके बाद 25। और ये एपी अभी रुकी नहीं है, ये एपी अभी आगे कंटिन्यू चलती जा रही है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ जान पाए हैं कि यहाँ जो पहला टर्म है जिसको हम ए से जानते हैं, ए से डिनोट करते हैं, वो 7 है, और यहाँ पे हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते थे वो 3 है। आप लोग समझ रहे होंगे कॉमन डिफरेंस होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर इस एपी को जरा हम ध्यान से देखें, इस सीक्वेंस को हम ध्यान से देखें, तो हम जानते हैं कि इस पहले टर्म को हम ए या A1 कहते हैं, इस दूसरे टर्म को ए या A2 कहते हैं, तीसरे को A3, फिर इसी क्रम में A4, A5, A6, ये सारे टर्म हमको मिलते चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जब हमको टर्म्स मिल गए तो इन टर्म्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि हमने इसमें इस पहले टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर d ऐड किया होगा तो हमको अगला टर्म मिला होगा, फिर उसमें भी हमने d ऐड किया होगा तो उसके बाद वाला तीसरा टर्म मिला होगा, फिर उसके बाद हमने और d ऐड किया होगा तो हमको चौथा टर्म मिला होगा। तो हम इस प्रकार से ये देखें कि अगर पहले टर्म को हम एक्सप्लेन करें तो पहले टर्म को a कहते हैं, तो दूसरे में हमने d और जोड़ दिया तो ये a प्लस डी हो गया। आगे चले तो हमने एक बार फिर से d जोड़ दिया तो a प्लस डी बन गया, और आगे चले तो a प्लस डी बन गया, है ना। यानी कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, पिछले टर्म में d जोड़ देने से अगले टर्म को प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, यही क्रम निरंतर आगे भी चलता रहेगा। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि पहले टर्म को हम a कहेंगे, दूसरे को हम a प्लस 1d कहेंगे, d मतलब 1d, और तीसरे टर्म A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इस टर्म को हम a प्लस 3d लिख सकते हैं। तो अब आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, फिर से d जोड़ा जाएगा तो जो अगला टर्म होगा वो a प्लस 4d आ जाएगा, है ना। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है इसका तात्पर्य कि पहला जो टर्म है वो a होता है, दूसरा जो टर्म A2 है वो a प्लस 1d होता है, और जो तीसरा टर्म है वो a प्लस 2d होता है, और जो चौथा ये टर्म है वो a प्लस 3d होता है, और जो ये पांचवा टर्म है वो a प्लस 4d होता है। मेरे कहने का मतलब समझने की कोशिश करें आप बच्चों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए अगर मान लीजिए हमको चौथा टर्म चाहिए था तो 4 में से एक कम यानी कि 3d हमने जोड़ देते हैं a में, और अगर हमको पांचवा टर्म चाहिए था तो 5 से एक कम 4 यानी कि 4d जोड़ दिए जाते हैं किसमें, a में। तो इसी क्रम में बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमको छठवां टर्म चाहिए होता A6, तो आप सभी बच्चे जानते हो 6 से एक कम कितना, 5, यानी कि हम 5d जोड़ देते किसमें, a में। अगर हम सातवां टर्म चाहते तो क्या कहते कि हम 7 से एक कम कितना, 6d जोड़ देते किसमें, a में। तो कुल मिला के अगर हमको जिस नंबर का टर्म चाहिए है उस नंबर से एक कम d जोड़ देते हैं a के साथ। तो आप क्या ये नहीं समझ पाए बच्चों, क्या आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि अगर हमको nth नंबर का टर्म चाहिए तो n से एक कम मतलब n-1,
इतने डी जोड़ दिए जाए किसमें, ए में। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर हमें किसी एपी का nth टर्म चाहिए हो तो n-1d को a के साथ जोड़ दीजिए। इसी से ये फॉर्मूला यहाँ पर बन गया कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। प्यारे बच्चों, हम लोग जो ये वीडियो बनाते हैं आपके लिए, इनको बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, और अगर आपको कहीं कोई परेशानी लगे तो आप वीडियो को बैक करके रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। तो an इज इक्वल टू बन गया बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी है, इस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी को an क्या है, यहाँ a क्या है, यहाँ d क्या है और यहाँ n क्या है, इन सभी बातों पे आज हम लोग बहुत गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आपको मेरी ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये nth टर्म है, यानी कि जो हमने अभी समझा है क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर जो an है वो क्या होती है, वो होती है वैल्यू किसकी, वैल्यू ऑफ बेटा किसकी, nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म, है ना। यानी कि nवें टर्म का जो मान है उसको हम an कहते हैं। अगर a 7 चाहिए हो तो यहाँ 7 लिख दिया जाएगा, 8 चाहिए हो तो यहाँ 8 लिख दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, a क्या है, तो a इज इक्वल टू, a जो होता है वो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है। तो a का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या है ये, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब पहले टर्म का जो मान होगा उसको हम स्मॉल a कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर हम आपसे ये कह दें कि n क्या है, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स की जो संख्या है ना प्यारे बच्चों, उसको हम n कहते हैं। अगर किसी एपी में 10 टर्म है, 20 टर्म है, 25 टर्म है, तो हम वहाँ पे n की वैल्यू को कितना कहेंगे, जो उसकी संख्या होगी। प्यारे बच्चों, दो प्रकार की एपी होती हैं, एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी वो एपी होती है जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, निर्धारित नहीं होते हैं, उसको हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। और जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हों प्यारे बच्चों फिक्स्ड हों, उसको हम कहते हैं फाइनाइट एपी। मैं धीरे धीरे करके चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन करूँगा, आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार खुद से सवालों को लगाएं। अगर कहीं कोई परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ nth टर्म क्या है, an है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। मेरे प्यारे बच्चों, d जो है, मैंने कल भी आपको बताया था पिछली क्लास में कि वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। एपी की सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस स्मॉल d होता है वो हमेशा फिक्स ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है हमको ये करना है कि इन छोटी छोटी सी बातों को जो मैंने अभी आपको समझाई है ना बच्चों, इनको ध्यान रखना है कि an क्या है, nth टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। इन बातों को अगर आप ध्यान में रख पाए और अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख पाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे करके समझ पाएंगे। आइए अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, ताकि हम अपनी बात को आप तक बहुत अच्छे से समझा पाएँ। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिए गए हैं और इनमें से एक पार्ट मैं समझाऊंगा। एक पार्ट को समझाने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि बचे हुए 4 पार्ट को खुद से लगाएं। यदि कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि fill the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of the AP, then we have to find the missing value. Okay, so अगर हम इन सभी क्वेश्चंस को देखें तो इसमें से मैं बीच वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट सेकंड आप खुद से करेंगे, फोर्थ फिफ्थ आप खुद से करेंगे, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, सभी का मेथड जो है, मेथडोलॉजी जो है सभी की वो सेम है। देयर इज नो इशू कि आप किसी को करने के लिए कोई दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, नो नीड टू डू इट। ओके, सो मैं एक क्वेश्चन को कर रहा हूँ प्रॉपर्ली सॉल्व, आप उसको ध्यान से देखिएगा बस। अभी मैंने आपको समझाया
कि इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमको इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। किनका? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पता होना चाहिए, और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं ये पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ कि an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला वहीं से मैंने कॉपी किया है। तो an माने nth टर्म। देखिए आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, बाकी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको इस मिसिंग वैल्यू को पता करना है। प्यारे बच्चों बताइए an कितना है, तो आप देखोगे सर an इज इक्वल टू -5। सो एट अ प्लेस ऑफ an वी विल पुट हियर -5। ओके, एट द प्लेस ऑफ ए हमको खुद को मालूम नहीं है तो कहाँ से डालेंगे, छोड़ देंगे इसको, n-1, बट n इज गिवन हियर 18, सो वी विल पुट हियर 18 - 1 इंटू d मीन्स -3। ओके, सो on solving this what we will get here, -5 will be as usual, ऐसा है वैसे ही रहेगा, a ऐसा ही रहेगा जैसा था, और 18 - 1 प्यारे बच्चों 17 होता है, और ये -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे क्या किया हमने, आगे ये किया कि -5 को यहीं रहने दिया, इज इक्वल टू a और प्लस। अब आप ये बताइए 17 3 51, 17 3 51, और प्लस माइनस माइनस, तो जो ये प्लस है ना इसको कन्वर्ट कर दीजिए माइनस में, और माइनस का यहाँ डाल दीजिए 51, है ना। बालक समझना जरा, अगर ये 51 माइनस का इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का 51 हो जाएगा, और माइनस का 5 यहाँ पहले से ही है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 46 बचेगा, और ए की वैल्यू हमको मिलती हुई नजर आएगी, कितनी, ए की वैल्यू मिलेगी 46। तो हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू आ गई 46, यहाँ पुट कर दीजिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड ऑल द मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 5। थर्ड मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की ही तरह कुछ और क्वेश्चंस भी हमको दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी समझते हैं। कि बाकी के पार्ट्स आप खुद से कीजिएगा, वो मैं आपको नहीं बता रहा, आप खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपके में दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। ओके, सो ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं दोनों क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देर है बस, जैसे ही कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे उसके बाद फिर आप खुद कहेंगे सर ये छोड़िए मैं करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आपको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं एक बार आपकी हेल्प के लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। प्यारे बच्चों, सही जो चॉइस है उसको चूज करना है, और फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जस्टिफाई करना है कि क्या इसका सही उत्तर होगा। तो पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ, 30th टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का 30वां टर्म बताइए। तो अगर मेरे भाई 30th टर्म चाहिए हो किसी एपी का, ये 10 है, फिर ये कितना है 7 है, फिर ये 4 है, फिर डॉट डॉट डॉट, तो कह रहा कि ऐसे चलते जाएंगे तो इस एपी का कोई ना कोई 30वां टर्म भी तो होगा। जैसे ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, तो ऐसे 30वां टर्म भी होगा, कोई ना कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 30वां टर्म जो होगा वो कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट 30th टर्म, ये सवाल कह रहा है हमसे। तो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 10 है। बताओ आ रहा है ना समझ में, ए की वैल्यू 10, पहले टर्म को ही तो ए कहते हैं। आपने जब पहली एक्सरसाइज को लगाया तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया गया कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, कोई सीक्वेंस एपी कब होता है, ये सब आप बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं। और मैथ में परिपक्व होने का मतलब है कि जब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाए तो पहले वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो, तब मानते हैं कि आप उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और डी कितना होगा, डी माने कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कीजिए। आई थिंक कि कोई भी बच्चा 10th क्लास में ऐसा नहीं होगा जो 7 में से 10 को ना घटा पाए। 7 में से 10 को घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको वही फॉर्मूला याद है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, हमको 30वें टर्म की वैल्यू निकालनी है। व्हाट विल बी द, देखो पूछ रहा है ना कि इसका 30वां टर्म कितना होगा, 30th टर्म है ना, तो 30th टर्म कैसे निकलेगा। 30th टर्म के लिए क्या चाहिए हमको, हम चाहते हैं A30 निकालना, A30 पूछ रहा है। तो A कितना है बेटा 10 है, और प्लस n-1 यानी कि 30 - 1, और D माने कॉमन डिफरेंस वो कितना है -3 है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो A30 इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, 10 प्लस 30 में से 1 गया तो आई होप सब जानते हो 29 इंटू कितना -3। सो A30 इज इक्वल टू 10 और 29 3 = 87, मतलब माइनस का 87 और प्लस का 10 है ना, माइनस का 87 और प्लस का 10। बेटा क्या बनेगा सॉल्व होने पे कि सर A30 इज इक्वल टू माइनस का 77। सो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा जिसको मैं टिक करना है वो है माइनस का 77। इस पर टिक करेंगे और पूरा 1 नंबर आपको
मिल जाएगा। तो इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और घर पे करने की कोशिश कीजिएगा। मैथ्स आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जो भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि करना चाहिए वो क्वेश्चन मैं आपके लिए एक करके दिखा रहा हूँ। आप ज़रा ध्यान से बस बोर्ड पे देखते रहिएगा। मैं अपनी कोशिश ये करूँगा कि इसमें से वो क्वेश्चन लगाया जाए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपीज, ये कुछ एपीज दी गई हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म, इनमें जो मिसिंग टर्म है वो पता करना है। ठीक है ना, तो मिसिंग टर्म को कैसे पता करेंगे आइए देखते हैं। तो इसका मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपको ये बता देना चाहिए जिससे आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये और ये लगभग एक जैसे हैं, तो मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ और एक ये बता देता हूँ। मैं ये दो पार्ट आपको बता देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ, तो आपको सारे पार्ट्स फिर आ जाएंगे। बचे हुए 3 पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट इसका क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट देख लीजिएगा। फोर्थ में लिखा हुआ है कि सबसे पहले है -4, उसके बाद ये 4 बॉक्स बने हुए हैं, फिर 6 लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों। तो अगर आप इसको कह रहा है कि ये एपी है, इट इज़ एन एपी, पहले से उसने डिफाइन कर दिया कि ये एपी है। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये एपी है तो ये पहला टर्म ए कितना हो जाएगा -4, सो यहाँ लिख देंगे ए इज इक्वल टू बेटा कितना -4, और 1 2 3 4 5 6, तो ये छठवां जो टर्म है यानी कि जो उसको हम A6 बोलते हैं वो कितना है बेटा 6 है। अगर छठवां टर्म 6 है और a इज इक्वल टू -4 है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं ना कि सर an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा है ना सब लोगों ने, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो an। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि an या फिर l एक ही बात होती है, वेयर l इज द लास्ट टर्म। nth टर्म बोले या फिर लास्ट टर्म बोले, बोथ आर द सेम थिंग्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं। तो an मतलब हमको यहाँ पे इस एपी के ये सारे डब्बे भरने के लिए पता क्या चाहिए, ये तो पता है ही, सिर्फ डी और मिल जाए। तो अगर डी मिल गया कॉमन डिफरेंस तो उस कॉमन डिफरेंस को इसमें जोड़ते चले जाएंगे और हमको अगला टर्म प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको किसी भी एपी का कोई भी टर्म चाहिए हो, 2 चीज़ें चाहिए होती, ध्यान रखना ए और डी। तो इसके लिए ए तो हमको मिल ही चुका है, हमको सिर्फ डी फाइंड करना है, मतलब डी की वैल्यू पता करनी है। तो A6 सब दिया गया, तो A6 कितना होगा, A6 की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, यानी कि 6th टर्म, हम n को कितना लेके चल रहे हैं यहाँ पे 6 लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि छठवें टर्म की वैल्यू 6, A6 इज इक्वल टू 6 है। तो a की वैल्यू कितनी थी -4 डाल दो, प्लस 6 - 1 इंटू डी, सही है ना। तो ये जो 4 है माइनस का वो इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 6 - 1 यानी कि 5 बचेगा और d से मल्टीप्लाई होकर 5d हो जाएगा। तो आप समझते होगे 5 2 जा 10, ये इससे कैंसिल होकर के d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों d की वैल्यू यदि 2 है, यदि d की वैल्यू 2 है यानी कि 2 को जोड़ते चले जाएं अगला टर्म मिलता चला जाएगा, यानी कि -4 में 2 ऐड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बनेगा, -4 में जब 2 ऐड करोगे तो बनेगा -2, और -2 में +2 ऐड करोगे तो बन जाएगा 0, और 0 में 2 ऐड करोगे तो 2, और 2 में 2 ऐड करोगे तो 4, और फिर 4 में 2 ऐड करोगे तो अगला टर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है 6 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे और सब लोग इस बात से एग्री भी हो रहे होंगे कि आपको ये बात समझ में आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ जो कि इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 हमसे कह रहा है, अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन ने आपके मज़े लेने की कोशिश की है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऊपर वाले पैटर्न से ही है, बट पहले क्या था कि आपको उसने सीधा ए दे दिया था, अब की बार ए नहीं दिया हुआ है, तो ए नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमको A2 तो दिया है ना, सेकंड टर्म मेरे भाई देखो, पहला दूसरा टर्म कितना दिया A2 38 दिया 38, और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा टर्म दे दिया 22 माइनस का, यानी कि जो छठा टर्म है यानी कि A6 है वो कितना है, छठा टर्म जो है वो कितना है -22 है। अब आप मुझको ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि A2 मतलब A2 को आप कहते हो ना A+1D या D लिख सकते हो, अभी पढ़ाया जैसे ही मैंने क्लास शुरू की सबसे पहले यही बताया, इज इक्वल टू कितना 38, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, और A6 को क्या कहते हैं A+5D इज इक्वल टू कितना -22, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे भाई आपने चैप्टर 3 पढ़ा है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपने ऐसी इक्वेशंस को बहुत बार सॉल्व किया है, बहुत बार, बस आपने समझा है वहाँ पे, उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कर दो। तो लिखो यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 और 2।
पहली और दूसरे क्वेश्चन को यू कैन अप्लाई एनी मेथड, कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगता हो वो लगा सकते हो, बट मुझे लगता है कि इन सिचुएशंस में एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है बच्चों, और a प्लस 5d इज इक्वल टू बेटा 22 है माइनस का। जब इनको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप देखिएगा ध्यान से कि माइनस माइनस माइनस, ये समझते हो ना, माइनस माइनस इधर प्लस, ये समझते हो ना क्या कि साइन चेंज हुआ, घटने पे साइन चेंज होते हैं, ये कट जाएंगे। माइनस के 5d प्लस के 4d, तो कितने बच्चे हमारे पास, माइनस के 4d। और क्या हुआ इसके अलावा, इसके अलावा हुआ कि 22 ये है और 38 ये है, तो ये कितने बन गए, 60 बन गए। और अगर हम इनको कैंसिल कर दें, इनका कैंसिलेशन कर दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, 4 से ये कटना चाहिए कितनी बार, 15 टाइम्स। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल टू माइनस का 15। ये जो माइनस साइन है ना वो इस तरफ ट्रांसफर होकर आ जाएगा बच्चों, d की वैल्यू आ गई माइनस की 15। मेरे प्यारे बच्चों, अगर d की वैल्यू माइनस 15 है, अगर d की वैल्यू माइनस 15 है, अगर d की वैल्यू माइनस 15 है तो उसको पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। d की वैल्यू माइनस 15 को पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया, पुट d इज इक्वल टू माइनस 15 इन इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट किया। तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना था, 38 था, a की जगह a रहेगा, d की जगह माइनस का 15 रहेगा, इज इक्वल टू कितना, 38 रहेगा। तो a इज इक्वल टू 38 और प्लस 15, 38 और प्लस 15, आई होप कि 53 होता होगा, है ना। देखो 8 5 13 और 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 53, और d कितना आ गया, माइनस का 15। बस इन्हीं दोनों वैल्यूज से हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे आएगा समझो जरा। पहले वाले में कितना रखोगे, 53, है ना, और 53 डाल दिया, d कितना, माइनस 15, मतलब 15 कम करते जाओ हर टर्म में से। तो इसमें से 15 कम होगा तो ये आ जाएगा, इसमें से फिर से 15 कम होगा तो ये आई थिंक 23 बनेगा, और फिर से 15 कम होगा तो ये शायद 8 बनेगा, और 8 में से 15 कम होगा तो ये कितना बनेगा, माइनस का 7 बनेगा। माइनस के 7 में से फिर 15 कम होगा तो माइनस का 22 आ जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि आपको जो इस एक्सरसाइज के टफ क्वेश्चन है या जो कमेंट में आप हमसे कहेंगे, उन क्वेश्चंस पे एक एक दो क्वेश्चंस की वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।